वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स के एक सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट की, वो है टेरिटरी एंड कंट्रोल। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में टेरिटरी सिर्फ मैटर ही नहीं करती बल्कि डिसाइड करती है। टेरिटरी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता है बल्कि टेरिटरी वो फिजिकल फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर पूरी नेशनल पावर खड़ी होती है। किसी नेशन के पास कौन से रिसोर्सेस होंगे, वो अपनी मिलिट्री कहाँ डिप्लॉय कर सकती है, वो ट्रेड कैसे करेगी और वो अपने रीजन में कितनी इन्फ्लुएंस रख सकती है, ये सब टेरिटरी से ही डिसाइड होता है। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में एक बेसिक सवाल होता है कि कौन सी कंट्री कौन सी जगह कंट्रोल करती है और क्यों। देखिए, जियोपॉलिटिक्स फंडामेंटली जियोग्राफिक कंट्रोल के अराउंड घूमती है। टेरिटरी नेशंस को 4 मेजर एडवांटेजेस देता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इतने इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग क्यों होते। आपने देखा होगा कि हाल ही में रशिया और यूक्रेन की वॉर इतने दिनों से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है। तो आप चलिए समझते हैं कि वो एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस। इसका मतलब ये होता है कि ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स, फ्रेश वाटर और फर्टाइल लैंड दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जो नेशंस इन रिसोर्स रिच टेरिटरीज को कंट्रोल करती है वो नेचुरली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवरेज गेन करती है। रिसोर्सेज का कंट्रोल डायरेक्टली नेशनल पावर में कन्वर्ट होता है। और एक बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रॉ मटेरियल्स पर ही डिपेंड करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा एक बेस होता है। एडवांस वेपन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस सिर्फ वही नेशन सस्टेन कर सकती है जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस होता है। तो इसीलिए जब आप किसी रिसोर्स रिच कंट्री का टेरिटरी का कंट्रोल देखते हो तो आप एक्चुअली फ्यूचर मिलिट्री पावर का कंट्रोल भी देख रहे होते हो। तो आप चलिए समझते हैं दूसरा मेजर एडवांटेज क्या है। तो दूसरा मेजर एडवांटेज ये है कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजीशनिंग। टेरिटरी मिलिट्री को पोजीशनिंग ऑप्शंस देता है और कुछ लोकेशंस परमानेंट स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी रखते हैं। जैसे कि अगर आप चोक पॉइंट्स कंट्रोल करते हो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सुएज कैनाल या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, तो आप ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट पर डायरेक्ट लेवरेज रखते हो। और कोस्टल टेरिटरी नावल बेसिस डेवलप करने अलाउ करता है जो पावर प्रोटेक्शन को पॉसिबल बनाता है। लार्ज टेरिटरी डिफेंसिव डेप्थ प्रोवाइड करता है जिससे इन्वेजन स्लो और कॉस्टली हो जाता है। माउंटेन्स और एलिवेटेड टेरेन डिफेंसिव एडवांटेज देते हैं जबकि ओपन प्लेन वुल्नरेबिलिटी क्रिएट करते हैं। देखिए, किसी देश के पास अगर एक स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक पॉइंट है तो उसकी एक खास बात यह है कि ये परमानेंट होती है। अब चाहो या ना चाहो, अगर आप एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन कंट्रोल करते हो तो आपके पास लेवरेज होता ही होता है। अगर हम एक और एडवांटेज देखते हैं तो वो होगा इकोनॉमिक लेवरेज और ट्रेड कंट्रोल। टेरिटरी डिसाइड करता है कौन सी नेशन पोर्ट्स डेवलप कर सकती है और कौन सी ट्रेड रूट्स एक्सेस कर सकती है और कौन सी मार्केट्स तक सबसे सस्ते और फास्टेस्ट तरीकों से पहुंच सकती है। और मैंने पहले आपको चोक पॉइंट्स के बारे में बताया था, तो वही चोक पॉइंट्स जो नेशन कंट्रोल करते हैं तो उन नेशंस उन चोक पॉइंट्स पर पैसेज फी लगा सकती है या क्राइसिस के टाइम एक्सेस रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। पोर्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंजिन होते हैं किसी देश का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो चीना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी लॉजिक पर बेस्ड है। पोर्ट्स और कॉरिडोर्स में इन्वेस्टमेंट करके चीना सिर्फ ट्रेड का फ्लो ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ा चुका है। अगर हम और एक एडवांटेज देखते हैं तो वो होगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि टेरिटोरियल कंट्रोल से रीजनल डोमिनेंस बनती है। जो नेशंस अपने सराउंडिंग रीजन को मिलिट्री और इकोनॉमिकली डोमिनेट करती है वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्फ्लुएंस रखता है और रशिया अपने एब्रॉड में डोमिनेंस चाहता है और चीना एशिया पैसिफिक रीजन्स में अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे। तो एक बात समझिए कि ये डोमिनेंस आइडियोलॉजी से कम और जियोग्राफी से ज्यादा ड्रिवन होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि नेशंस टेरिटरी सिक्योर करना ही क्यों चाहती है। तो इस सवाल का एक मेजर रीजन है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट
मतलब रिसोर्स रिच कंट्री रेवेन्यू, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए ऑयल रिच नेशंस अक्सर अपने मिलिट्री साइज से काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर हम इसका और एक रीजन देखें तो वो होगा फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चरल लैंड पॉपुलेशन को फीड करता है। जो नेशन अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकती है वो ज्यादा स्टेबल और इंडिपेंडेंट होती है। और इसका तीसरा रीजन यह है कि मिलिट्री और डिफेंसिव पोजीशनिंग क्या है। रशिया का हिस्टोरिकल एक्सपेंशन लार्जली डिफेंसिव बफर जोन्स क्रिएट करने के लिए था, तो इसीलिए आज भी मिलिट्री बेसेस हमेशा स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज पर ही बनाए जाते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल रीजन हो सकता है कि ट्रेड रूट कैसे कंट्रोल होता है। साउथ चीना सी इसके बेस्ट एग्जांपल है, जहां से हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड पास होता है। तो चीना को इस रीजन पर कंट्रोल करने का मतलब होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका कंट्रोल बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए, किसी देश का कोस्टल और मैरीटाइम एक्सेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैंडलॉक नेशंस को अपने नेबर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो उनकी वुल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके साथ ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी EEZs टेरिटरी को और भी ज्यादा वुल्नरेबल बना देते हैं। कोस्टलाइन के साथ आपको 200 नॉटिकल माइल्स तक रिसोर्स एक्सेस मिलता है, जिसमें ऑयल, गैस और फिशिंग ग्राउंड्स शामिल होते हैं। तो फिर सवाल ये आती है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये डिस्प्यूट्स रिसोर्स कंपटीशन से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। जैसे साउथ चीना सी में आइलैंड का डिस्प्यूट सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ का ऑयल, गैस और फिशरीज के लिए भी है। तो ये डिस्प्यूट स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को अफेक्ट करते हैं। क्रीमिया रशिया के लिए वार्म वाटर पोर्ट और मिलिट्री फूट होल्ड था, इसीलिए वो एक स्ट्रेटेजिक रेड लाइन बन गया। देखिए, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन्वेस्टमेंट को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए ही बड़े कंपनीज इसी डिस्प्यूटेड एरियाज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट्स लगाने से नेचुरली ही हेजिटेट करती है। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट मिलिटराइजेशन भी क्रिएट करते हैं। एक कंट्री आर्म्स बिल्ड करती है, दूसरी रेस्पॉन्स में आर्म्स बढ़ाती है और पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी में चला जाता है। और जब ये डिस्प्यूट चोक पॉइंट्स पर होते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी बहुत रिस्क में आ जाते हैं। और अगर आप इसका एक एग्जाम्पल चाहते हो तो सुएज कैनाल इंसिडेंट को देखो, ये क्लियरली इस बात को डेमोन्स्ट्रेट कर दी थी। तो अगर हम साउथ चीना सी को एक केस स्टडी के रूप में देखते हैं तो स्टेक्स बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। इसी रीजन से वर्ल्ड का लगभग 1/3 मैरीटाइम ट्रेड पास होते हैं। चीना की ऑलमोस्ट 80% एनर्जी इंपोर्ट्स इसी रूट से आती है और इसी सी वेट के नीचे ऑयल और गैस रिजर्व है और फिशरीज मिलियंस ऑफ लोगों का लाइवलीहुड सपोर्ट करती है। चीना का 9- लाइन क्लेम रीजनल कंट्रीज के UNCLOS बेस्ड क्लेम्स से डायरेक्टली टकराता है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री बेसेस इन क्लेम्स को थ्योरी से निकलकर रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस डिस्प्यूट का इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं है, इसने यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया जैसे एक्सटर्नल पावर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया है और इसे एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट बना दिया है। तो आखिरकार टेरिटरी नेशनल पावर का एक कोड है। रिसोर्सेज, मिलिट्री पोजीशनिंग, ट्रेड, इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी सब टेरिटरी से ही फ्लो करते हैं। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को कनेक्टेड जरूर बना दिया है, लेकिन उन्होंने जियोग्राफी को इररिलेवेंट नहीं बनाया है। टेरिटोरियल कंट्रोल आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हिस्ट्री में था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है। इस टेबल पर प्राइमरी रीजंस क्या है टेरिटोरियल कंट्रोल के, उसके स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या है और इसके एग्जाम्पल और इम्पैक्ट क्या क्या है, इस सब को लेकर एक टेबल है। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो, यह प्राइमरी रीजंस पर बहुत सारे रीजंस है। तो उनमें से एक है नेचुरल रिसोर्सेज, और इन नेचुरल रिसोर्स एक्सेस का क्या स्पेसिफिक बेनिफिट हुआ है। उसका है कि ऑयल, गैस, मिनरल्स, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मिडिल ईस्ट ऑयल, चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स, अफ्रीकन माइनिंग एटसेट्रा। उसके बाद देखो एग्रीकल्चरल कैपेसिटी में स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या क्या हुआ है। तो अगर आप देखोगे एग्रीकल्चरल कैपेसिटी में स्पेसिफिक बेनिफिट ये हुआ है कि फूड प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट कमोडिटीज, पॉपुलेशन सपोर्ट, ये सब। और इसका एग्जाम्पल पर आप देखोगे कि रशिया के फर्टाइल लैंड्स है, यूक्रेन के ब्रेड बास्केट स्टेटस है और इंडिया के एग्रीकल्चरल जोन्स भी है। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजीशन क्या क्या है। तो यहाँ नावल बेसेस, डिफेंसिव पोजीशंस, रीजनल पावर प्रोजेक्शंस है। और इसका एग्जांपल है क्रीमिया के ब्लैक सी पोजीशन, यूएस बेसेस ग्लोबली
और जापानी आइलैंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। फिर देखो ट्रेड रूट कंट्रोल, यहाँ पैसेज फीस, इकोनॉमिक लेवरेज, मार्केट एक्सेस, ये सब मिलती है, ये सब बेनिफिट है, ये सब एक ट्रेड रूट कंट्रोल से मिलती है किसी नेशन को। और इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, सुएज कनाल है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है। फिर देखो मैरीटाइम और कोस्टल एक्सेस है। इसका बेनिफिट ये है कि फिशिंग राइट्स है, पोर्ट डेवलपमेंट का राइट है और EEZ रिसोर्सेज है। इसका एग्जांपल ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, जैसे साउथ चीना सी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके बाद साउथ चीना सी डिस्प्यूट, कोस्टल शिपिंग, ये सब। तो ऐसे ही करके आप पूरा टेबल को देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, ये बहुत ही काम में आने वाला है। तो अगर आप चाहो तो इस टेबल को सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो और एक टेबल है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इम्पैक्ट नेशंस एंड ग्लोबल सिस्टम्स के ऊपर। यहाँ इम्पैक्ट के टाइप दिख जाएंगे आपको, उसके बाद इसके स्पेसिफिक इफेक्ट्स क्या क्या है वो सब दिखेंगे, उसके बाद ग्लोबल और रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या क्या बनती है वो सब है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में।